तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर कुछ कंसल्टेंट्स को अपॉइंट किया जाने वाला है एक नया प्लान डिवाइस करने के लिए, जो होगा डेवलपमेंट ऑफ स्टेट कैपिटल रीजन या SCR। टोटल 18 पार्टिसिपेंट्स यहां पर मीटिंग के दौरान प्रेजेंट थे गोमती नगर के अंदर, और बेसिकली अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया भर के अलग अलग कोनों से थी। ये बेल्जियम, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, UK, US ऐसे कई देशों से आए थे जोनल प्लान बनाने के लिए। अब एक्चुअल में हो ये रहा है कि लखनऊ, कानपुर, इन दो रीजन्स के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है जियोग्राफिकली। ऐसा नहीं कि एक ही शहर है, लेकिन आप कह सकते हो क्लोज डिस्टेंस पे है। अब दोनों शहर बड़े हैं, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, कई सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बन रहे हैं, पार्क्स वगैरह बन रहे हैं। तो प्लान ऐसा बनाया गया है कि इन दोनों शहरों के बीच में एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रैपिड ट्रांजिट लिंक को बनाया जाए, ताकि दोनों रीजन्स को कनेक्ट करते हुए एक बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक एरिया बनाया जा सके मल्टीपल प्लान्ड डेवलपमेंट के साथ, ताकि ये इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने। यहाँ पर एयरपोर्ट्स, अलग तरीके के आप कह सकते हो स्पेशलाइज्ड पार्क्स वगैरह बनने का काम होगा। लेकिन अभी जो प्लान है इतने सारे कंसल्टेंट्स के साथ में मिलकर, वो फाइनली जब आएगा तब हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या क्या बनेगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है इंटरनेशनल ग्रुपिंग एयरपोर्ट्स काउंसिल से, जिन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट को एडजस्ट करते हुए रैंकिंग के हिसाब से द बेस्ट एंड क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक रीजन का अवार्ड दिया है। अवार्ड से बेहतर आप कह सकते हो सर्टिफिकेशन ये दिया है, जिसकी वजह से ये एयरपोर्ट जो है कैटेगरी ऑफ अराउंड 40 मिलियन पैसेंजर्स पर एनएम के हिसाब से बेस्ट निकल कर आया है। यहाँ पर एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ASQ बेस्ट एयरपोर्ट 2022 का इनको अवार्ड वैसे मिला था, और इसके वजह से ये एक काफी ज्यादा कह सकते हो अच्छी बात है दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। वैसे दोस्तों ये जो ASQ और ACI है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, IMF वगैरह की तरह ये नहीं है, और इसके वजह से यहाँ पर जो रैंक वो ज्यादा अनबायस्ड होती है। दिल्ली एयरपोर्ट के लिए एक अच्छी खबर है कि एक बहुत अच्छी रैंकिंग वो हासिल कर पाया है। होपफुली क्राउड कंट्रोल वगैरह के हिसाब से भी चीजें यहाँ पर जल्द होगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS सिस्टम से रिलेटेड, जहां पर दुहाई डेपो का काम कंप्लीट हो गया है, ऐसा कहा गया है। और जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज यहाँ पर बनाए गए थे ऑपरेशंस को हैसल फ्री बनाने के लिए, वो अभी रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर जो ऑफिशियल्स है उन्होंने कहा है कि दुहाई साहिबाबाद जो प्रायोरिटी सेक्शन है दिल्ली मेरठ RR कॉरिडोर्स का 17 किलोमीटर लंबा, वो एंड ऑफ मार्च तक ऑपरेशनल हो जाएगा, और कंप्यूटर सेंट्रिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए इनको मे भी पैसेंजर्स के लिए भी ओपन कर दिया सकता है आने वाले कुछ समय में ही। आप सब जानते हो कि पूरी तरीके से हाई स्पीड पे ट्रायल से ले लिए गए थे, ट्रेन के मल्टीपल सेट्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, स्टेशन पर भी फाइनल के ही काम चल रहे थे, तो जल्दी हमें ये ओपन होते हुए नजर आ सकती है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से, जिसके बारे में कहा गया है कि वो दिसंबर एंड तक ओपन हो जाएगा और इसका काम फुल स्विंग पे चल रहा है। तो दोस्तों ये वैसे काइंड ऑफ थोड़ा डिलेड प्रोजेक्ट है, बहुत पहले ये खुलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डिफिकल्ट टेरेन में बनाना पड़ रहा है, पॉलिटिकल इशूज भी है, जिसकी वजह से थोड़ा डिले प्रोजेक्ट हुआ था। लेकिन अभी कहा गया है कि इस साल के अंत तक ये बनकर लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। अगली दोस्तों खबर फिर से दिल्ली NCR से आ रही है, जहां पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के द्वारा आश्रम फ्लाईओवर फिर से ओपन कर दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों वैसे ऑलरेडी ये था, फ्लाईओवर बंद किया गया था, इसका एक्सटेंशन डिजाइन करके आप कह सकते हो इसके अंदर अपडेट्स करते हुए फिर से इसे पब्लिक के लिए खोल दिया गया है, और इसके लिए दिल्ली और नोएडा के बीच में ट्रैवल करने वाले जो लोग हैं उनको एक बेहतर ऑप्शन मिलेगा। ये 5 PM कल के दिन ओपन किया गया, और इसकी वजह से ट्रैफिक जैम्स हमें कम होते हुए नजर आएंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो फिर से दिल्ली एयरपोर्ट से ही है, जहां पर जो पैसेंजर्स एंड ट्रैवलर्स इसमें से गुजरते हैं उनको सीमलेस एंड हैसल फ्री एक्सपीरियंस मिलने के लिए जो टर्मिनल 2 है और टर्मिनल 3 है, इनको पूरी तरीके से डिजी यात्रा एनेबल किया जाएगा। तो दोस्तों डिजी यात्रा बेसिकली गवर्नमेंट का एक डिजिटल ऐप या कह सकते हो एक पोर्टल है, जिसके जरिए आप अपने जो सारे एयरपोर्ट के अंदर होने वाले काम होते हैं, अपने आपको बोर्डिंग कराना या चेक इन करवा लेना, उसके बाद में बोर्डिंग के दौरान चीज़ें दिखाना, सब एक ऐप में से हो सकता है। आपकी इनफैक्ट सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के पहले भी ऐप इस्तेमाल हो सकता है, और करेंटली अराउंड 2500 लोग जो है डेली के बेसिस पे डिजी यात्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दोनों टर्मिनल्स के अंदर ये एनेबल करने के बाद में जो बड़े वाले टर्मिनल्स स्पेशली, ये ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों को सर्व कर पाएगा, ऐसा हमें पता है। आज के आस्क पिटी सवाल के बारे में बात करें तो मयूर की पूछते हैं, व्हाई कैंट वी यूटिलाइज हाइड्रोजन एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंस्टेड ऑफ कोल ब्लेस्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो यार, एक सिंपल लॉजिक होता है एनर्जी जनरेशन का, आप कोई भी चीज़ बनाने के लिए जितनी बिजली डाल रहे हो उससे ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस होनी चाहिए, वरना मतलब क्या है, अगर आप 1 मेगावाट बिजली बना रहे हो लेकिन उस बिजली को बनाने के लिए 2 मेगावाट बिजली अगर लगा रहे हो तो फिर उसमें सेंस नहीं बनता। हाइड्रोजन के साथ में करंटली वही सिचुएशन है, क्योंकि हाइड्रोजन बनाना जो है वो इतना सस्ता नहीं है। हाइड्रोजन चाहे बहुत अबंडेंट क्यों ना हो, पूरे यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा कॉमन गैस क्यों ना हो, उसको सेपरेट करना, उसको स्टोर करना, ये चीज़ें बहुत महंगी होती है। जैसे अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस सिस्टम का यूज़ करें हाइड्रोजन बनाने के लिए, कई जो दूसरी टेक्निक्स उसका इस्तेमाल करें, तो हाइड्रोजन बनाना काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है और एनर्जी भी बहुत
ज़्यादा उसके अंदर लगती है। ये एनर्जी अगर हाइड्रोजन बनाने को यूज़ की जाए और उस हाइड्रोजन को बाद में बिजली बनाने के लिए फिर से जला के कंबशन वगैरह करके टर्बाइंस वगैरह चला के बिजली बनाई जाए, तो जितनी बिजली लगी होगी हाइड्रोजन को बनाने में और पूरा सिस्टम को चलाने के लिए, उससे बहुत कम बिजली प्रोड्यूस हो पाएगी। तो इसके लिए हम हाइड्रोजन अभी तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा सस्ता बनना पड़ेगा, तब जाके मे बी ये फीजिबल हो। और कोल बेस्ड एनर्जी का जो है दोस्तों, देखो कोल बेस्ड एनर्जी कहीं जानने वाली है, चाहे हम 50 साल बाद भी बात करें, कोल बेस्ड एनर्जी रहेगी, क्योंकि जो पीक के ऊपर डिमांड्स आते हैं पावर के, उस समय पर कोल बेस्ड एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हमारा जो रिन्यूएबल सिस्टम्स बन रहे हैं, सोलर विंड वगैरह, ये कंट्रोलेबल नहीं है, कंट्रोल पैरामीटर्स पे नहीं होते। इसके लिए कोल पावर प्लांट जो है वो बहुत लंबे समय तक रहने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके उसके सवाल है, आप नीचे मुझे कमेंट्स में #AskPT के साथ में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और मिलेंगे अगले वीडियो में।